how to tackle the situation. Well, this is a quite close point. Yes, it is. A beautiful dive, and number 5 is out. नमस्कार, हाय, हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए प्रोग्राम जिसका नाम है स्पोर्टिंग वॉरियर्स। और इस प्रोग्राम के विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि उन सभी खिलाड़ियों का इस प्रोग्राम में हम स्वागत करेंगे, बातचीत करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे कि क्या कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया है, कैसे अचीव किया है, क्या मुश्किलें आई, क्या परेशानी आई और किस तरीके से वो लाइफ में सक्सेसफुल हुए या फिर कहीं पहुंचे, जहां भी पहुंचे क्या वो वहां खुश हैं। और ये जो पूरा ताना बाना है, इसकी वजह बड़ी सीधी सी है कि आज से 45 साल पहले हमारे क्लब यानी पेलिकन्स क्रिकेट क्लब एग्जिस्टेंस में आया था आज ही के दिन। और उसी के चलते हम ये जो पूरे एपिसोड या ये पूरा प्रोग्राम है वो डेडिकेट करते हैं उस महिला के लिए जिन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था इस क्लब को फॉर्म करने में, जिनका नाम था लेट श्रीमती कादम्बरी वेंकटरमन। और उन्हीं की याद में हम ये नई सीरीज जो है वो शुरू कर रहे हैं। आज की हमारी सीरीज की मुख्य अतिथि हैं अर्जुन अवार्डी खो खो की बेहतरीन खिलाड़ी सारिका काले। हमारे साथ कुछ और भी मेहमान होंगे जिसमें डॉक्टर चंद्रजीत यादव जी जो कि KKFI के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और उनके साथ साथ श्री TV सुब्रमण्यम जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पेलिकन्स क्रिकेट क्लब के, और उसके साथ साथ रिटायर्ड डायरेक्टर स्पोर्ट्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप सभी का स्वागत है। चलिए करते हैं आगाज। Welcome all of you to this show. I am TV Subramaniam, Secretary of Pelicans Cricket Club, which is based in Delhi. 40 years, 45th anniversary हमारा this year, and okay. we are doing this show, Sporting Warriors, to showcase the performances and work done by various people in the field of sports. Welcome Mr. Dr. Yadav, Sarika and Anuj. And it's I still remember by the time I had retired from AI, it was in the year 2014 I retired. I was a consultant with the AI, and our chairman that time, he said that we are doing so well in sports, we are encouraging young children. Even Sindhu was with us. He said we should do a rural sport. And that time the gentleman who was in charge of sports and the secretary, Mr. Raju Dirya was our secretary, and Mr. Tomar was the in charge sports. They said, let's start it Kho as a rural sport. So that's how we started. And I was looking through old papers. I'm very happy that 2016 contract, first time Sarika came to AI along with other people. Yes. So it's really, I'm really thrilled that you have gone on to get the Arjuna Award. Generally, AI को महाराष्ट्र हरा देती थी. Only last year they won. Going forward with the show, Sporting Warriors. तो हम इस कंट्री में जितने भी स्पोर्ट्स हैं और जितने भी स्पोर्ट्स के से इन्वॉल्व लोग हैं, be it a coach, be it an administrator, be it an umpire, be it a player, इन लोगों को we want to project because this club has come up from the grassroots level in Delhi. I myself been involved for 40 years as the secretary. Now carry on, Sudhir. You please. Sudhir happens to be one of the trainees of the club. सर मैं 1 मिनट लेना चाहता हूँ। सुब्रमण्यम जी, आपने जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बोला, सारिका भी 3 साल उसका कॉन्ट्रैक्ट आपके टीम के साथ था और 3 साल वो लगातार आपके टीम के साथ खेली है। वो बहुत बड़ा अच्छा अचीवमेंट और परफॉर्मेंस उसने एयरपोर्ट की टीम से दिया है। जनरली एयरपोर्ट अथॉरिटी हैज बीन लकी फॉर स्पोर्ट्समैन। ऑफ कोर्स उनकी एबिलिटी है, बट समो क्या है कि हमारे एआई में जो भी कोई आया है ना, सिंधु केम टू एआई, शी डिड वेरी वेल. KL राहुल केम टू एआई, ही डिड वेरी वेल. संजू सैमसन केम टू एआई, ही डिड वेल. सोमजीत घोष केम टू एआई, ही डिड वेरी वेल. दुती चांद केम टू एआई, ही डिड इट वेल. तो मतलब बहुत स्पोर्ट्स में मतलब इट्स आई वाज रियली वेरी थ्रिल्ड कि खो खो स्पोर्ट व्हिच वी हैड इंट्रोड्यूस्ड, उसमें से भी एक वन पर्सन हैज कम अप एंड गिवन गॉट दिस अवार्ड, दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड, एंड इट इज एक मोटिवेशन है फॉर द गेम इटसेल्फ that people will do more in the years to come. All the best, Sarika. अब मैं I'll request Sudhir to go along with the interview. Thank you. Thank you very much, sir. शुरुआत भी जो है अपने इस कार्यक्रम की महिला से की, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी। अब आप एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुके हो, आप अर्जुन अवार्डी हो और खो खो के इतिहास में आप दूसरे ऐसे खिलाड़ी हो। तो अब जो बच्चियां हैं जो खेलना शुरू करती हैं या जो खेल रही हैं, वो जब आपके पास आती है तो किस तरह के सवाल उनके होते हैं आपसे? जब वो मेरे पास आती है तो कहती है, दीदी आपने कैसे किया, आपको ये अवार्ड मिला, आप प्रैक्टिस कैसे करती हो, फिटनेस क्या क्या करती हो, डाइट क्या फॉलो करती हो, ये सब मुझे पूछते हैं। और हमें खेलने के लिए क्या क्या करना चाहिए। वो छोटी छोटी लड़कियां मेरे पास आती है और पूछती है कि हमें ग्राउंड पे आके क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, डाइट क्या फॉलो करना चाहिए, सब मुझे पूछती है। अब खो खो की वजह से इतनी बड़ी उपलब्धि आई है कि अब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, अब बता नहीं सकती। उस खो खो के लिए बहुत ही अच्छा ग्लैमर आ चुका है अभी भी। चलिए, ग्लैमर बढ़ता रहे और ऐसे ही आप बढ़ाते रहिए। चलिए, अब जाहिर सी बात है आप यहाँ तक पहुंचे, सफर इतना आसान तो रहा नहीं होगा। शुरुआत के बारे में कुछ बताइए ताकि जितने भी हमारे और बच्चे जुड़ना चाहें इसमें,
कोई खास फर्क नहीं हाँ पड़ता। लोग बहुत सी बातें कहते हैं कि साहब थोड़ा सा फाइनेंशियली ये, फाइनेंशियली वो, लेकिन आपको किस तरह का सपोर्ट मिला और कैसा सफर रहा शुरुआती दौर पर, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, मैं खो-खो के लिए 2005 साल से शुरुआत की खो-खो खेलने के लिए। खेलते-खेलते अब मुझे 15 साल हो चुके हैं। उसी बीच में एक थोड़ा मुझे प्रॉब्लम आया कि जब मैं खेलती थी और उसमें घर का थोड़ा प्रॉब्लम था। मेरे पिताजी थे वो हैंडीकैप थे। मेरी माँ वो दूसरों के घर में जाके काम करती थी। तो मेरे मन में कुछ ऐसा चल रहा था कि करियर होता है नहीं। मैंने तो गेम ज्वाइन किया था, उसमें करियर हो सकता है नहीं। मेरे मन में कुछ तो चल रहा था। घर की परिस्थिति बहुत अलग थी और मन में मुझे बहुत ही ज्यादा नर्वस थी कि मैं क्या करूं। तभी मैंने खो खो स्टॉप किया उसी बीच में, जब मैं 12th में थी। और मेरी जो नानी थी वो मेरे सर के पास चली गई और उनसे बात की कि सारिका खो खो खेलना नहीं चाहती, उसके ऊपर बहुत डिप्रेशन आ रहा है कि वो खेल में कोई करियर नहीं हो सकता, उसके पिताजी हैंडीकैप है और माँ घर में जाके बर्तन वगैरह मांजती है। तो उसके मन में ऐसा चल रहा है, तो उसे कम बैक करने के लिए आप कुछ तो उसे बोलो कि वो खो खो खेलने के लिए। तब मेरे सर डॉक्टर चंद्रजीत जादव सर मेरे घर आए और मुझे समझाए कि सारिका ऐसे नहीं हो सकता, खो खो में बहुत अच्छा करियर हो सकता है, तुम्हारी फिटनेस लेवल बहुत अच्छी है और तुम्हारी प्रैक्टिस देखे तो सबसे अलग तरीके की आप प्रैक्टिस करती हो। ये आपको बहुत उपलब्धि है कि आप ऐसा मत करो कि खो खो को स्टॉप मत करो, आप खो खो खेलने के लिए स्टार्ट करो, आपको बहुत अच्छा ग्लैमर आ सकता है। आप देखा जाए तो सुधांशु मित्तल सर होंगे, मैजिक त्यागी सर होंगे, उनकी बदौलत की वजह से आप खो खो के लिए बहुत अच्छा ग्लैमर आ चुका है। अभी 35 साल के बाद खो खो को ये अर्जुन पुरस्कार मिला, वो मेरे थ्रू मिला है, वो बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी मैंने 3 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खेला था, उसमें बहुत अलग प्रकार का मुझे खेलने के लिए मिला कि एयरपोर्ट अथॉरिटी से पर मंथ मुझे 25,000 मिलते थे और थोड़ा फार पैसे मिलने के बाद मैं घर में देने लगी। थोड़ा फार डाइट, जो एक प्लेयर को जो डाइट मिलना चाहिए वो मुझे मिलता नहीं था। तो मेरे मन में ऐसा चल रहा था कि एक प्लेयर को जो डाइट मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिलता, तो उसके वजह से मैं क्या करूँ। तब खो खो में से थोड़ा फार पैसा आता था और उसमें से मैं थोड़ा फार डाइट लेके प्रैक्टिस करती थी। तो ये सब मेरे गुरु की वजह से आज मैं यहाँ पे दिख रही हूँ। बिल्कुल, देखिए गुरुओं को तो हमारे जीवन में जो किरदार रहता है और जो कंट्रीब्यूशन रहता है उसको तो हम सिर्फ प्रणाम और उनके आशीर्वाद के लिए उसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इसी दौरान कुछ और चीजें भी होती हैं जो हमारे साथ खेलते हैं, जैसे आपके साथ भी आपके टीम मेंबर्स होंगे। कोई रोचक सी ऐसी घटना जिसने आपको पूरा हिला के रख दिया कि नहीं यार अब अच्छा इसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा कैसे हो? कोई आपकी ऐसी सीनियर हो, कभी ऐसा कोई वाकया हुआ हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं खेलते समय ऐसा नहीं सोचती थी कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, क्यों मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, इसी वजह से मैं नहीं खेलती थी। मैं अवार्ड और सिलेक्शन के लिए नहीं खेलती थी। कुछ समय से मैं साथ ही हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन पूरी तरीके से महाराष्ट्र डोमिनेट करता है। हमें ये भी मालूम है इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन बच्चे किस तरीके से लेकर आते हो आप, या उनका जो इंक्लिनेशन है खो खो, क्योंकि इवन सचिन की हम बात करें तो वो भी खो खो बहुत खेलते हैं, वो एक अलग चीज है कि चलिए वो क्रिकेट में चले गए, लेकिन इतना ज्यादा जो बच्चे आते हैं वहां से, उसका राज क्या है? वैसे तो महाराष्ट्र की भूमि से ही एक खो खो जो गेम है वो तैयार हुआ। उसका तो वैसे तो जो संदर्भ दिया जाता है वो रामायण महाभारत से आज तक दिया जाता है, अलग अलग जो रिसर्च में या बाकी बुक्स में लोग वहाँ पे बोलते हैं कि वहां से खेल आज तक आया है। मगर महाराष्ट्र की भूमि में एक खेल पैदा हुआ, ये सही है, मगर इस गेम को राजनीतिक स्वरूप और लोकाश्रय जो लोगों का जो है ढेर सारा वहाँ पे सपोर्ट है। बेसिकली हर महाराष्ट्र के हर घर का बच्चा, हर घर का आदमी खो खो गेम को जानता है, उसका रूल और रेगुलेशन सब जानता है। महाराष्ट्र में पहला खेल छोटा बच्चा कौन सा खेलेगा, तो कबड्डी खेलेगा, खो खो खेलेगा या कुश्ती खेलेगा। और आने वाले समय में जब जैसा बच्चा बढ़ उसका ग्रोथ होता जाता है, वन स्टेप बाय स्टेप अगले स्टैंडर्ड में पढ़ता जाता है, तो वहाँ पे जो कोचेस अवेलेबल होते हैं उसके तहत वो अपना खेल चुन लेता है, चॉइस करता है, और उसके तहत जो कोच वहाँ पे जिस गेम का अच्छा होगा उस गेम में वो रुचि लाता है। और वैसे तो महाराष्ट्र के हर जिले में, हर छोटे छोटे गांव में खो खो के पोल आपको मिलेंगे। देखिए हर स्कूल के सामने, हर स्कूल के ग्राउंड पे खो खो का पोल मिलेगा। तो सबसे ज्यादा गेम कहाँ पे खेला जाता है, तो महाराष्ट्र में खेला जाता है। और सबसे ज्यादा बच्चे कौन सा गेम खेलते हैं, तो खो खो खेलते हैं। रिसर्च के तहत प्रूव हो चुका है कि सबसे पॉपुलर गेम महाराष्ट्र में कौन सा है, या भारतवर्ष में आप सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम कौन सा होने जा रहा है, तो खो खो है। पहले तो क्रिकेट बोला जाता था,
क्रिकेट तो पॉपुलर ही है, मगर उसके साथ इंडियन गेम कौन सा अच्छा है, तो कबड्डी और खो खो का सबसे आगे नाम लिया जाता है। ये बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, और लोगों का कंट्रीब्यूशन भी काफी है वहाँ पे, क्योंकि अभी जैसे आपने असेसमेंट की बात की, तो जब हम वहाँ गए थे असेसमेंट करने के लिए, आप खैर अभी सभी जो हमारे साथ जुड़े उन लोगों को बताएंगे भी खो खो लीग के विषय में, तो वहाँ जो असेसमेंट जब हमने की थी, तो उसमें ये देखा कि लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो मतलब क्रिकेट में शायद इतना शायद ना हो, लेकिन अगर आप खो खो की बात करें तो लोग खुले दिल से, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे वैसे सपोर्ट हो, लोग खुलकर सामने आते हैं। यस, यहाँ पे महाराष्ट्र में अगर आप स्टेट चैंपियनशिप देखने आओगे या रीजनल टूर्नामेंट देखने आओगे, तो उसका जो बजट है कम से कम 30 लाख से 40 लाख से ऊपर होता है। और ये कंट्रीब्यूशन जो ऑर्गेनाइजेशन का है, उसमें नगद राशि हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, सबका जो खर्चा है वो राजनीतिक लोग और लोगों का सपोर्ट, लोग खुद आके पैसा देते हैं कि नहीं ये खो खो का ऑर्गेनाइजेशन होने जा रहा है, तो ये मुझे मेरा 50,000 लीजिएगा, 1 लाख रुपए लीजिएगा, मेरा नाम मत कहीं भी आने दीजिएगा, मगर मैं इस खो खो को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। तो इसके तहत पूरे महाराष्ट्र में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों से ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। तो महाराष्ट्र में जब भी स्टेट हो, नेशनल हो, टूर्नामेंट जब भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो लोगों का 100% कंट्रीब्यूशन रहता है, वो तन मन धन से होता है। और इसका जो है लोगों का लगाव खो खो के प्रति कितना है, ये सब जान सकते हैं। जी चंद्रजीत जी, इसमें कोई शक नहीं है कि सारिका ने जिन हालात के दौरान इस खेल को अपनाए रखा, आपका उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। आपको ऐसी क्या प्रतिभा दिखाई दी, ऐसा क्या एटीट्यूड दिखाई दिया, क्या खूबी दिखाई दी कि आप घर पर गए सारिका के और आपने उनको इंसिस्ट किया कि नहीं चलिए अभी आपके गुरुजी से पूछते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी भी यही हैं, वो भी आपसे कुछ पूछेंगे। फिलहाल आपके गुरुजी के पास चलते हैं। वैसे तो सारिका की फैमिली मुझसे बचपन से मेरा उनसे घर का संबंध एकदम घरेलू संबंध था, क्योंकि वे सारिका के जो चाचा थे मेरे टीम में खेलते थे। जब मैं स्कूल स्तर पे या कॉलेज स्तर पे हम एक ही टीम में खेला करते थे। एज अ कोच जब मैंने 99 में एज अ कोच बोल के काम करना चालू कर दिया, तो पहले 2-3 साल तो बहुत मुझे कष्ट करना पड़ा। उसके बाद कई मेरे मेरे प्लेयर ने सफलता प्राप्त की। ऐसे 2005 में सारिका मेरे ग्राउंड पे खो खो खेलने के लिए एक रुचि उसने दिखाई कि मैं खो खो खेलना चाहती हूँ। उसके साथ बहुत सारी लड़कियां भी ग्राउंड में आ चुकी थी। तो जब मैंने उसका फिटनेस, उसका रनिंग सब देखा, तो मुझे लगा इसमें कुछ तो दम है। और उसके साथ सुप्रिया गाडवे जो एशियन चैंपियनशिप में जो इंडिया की कैप्टन थी, वो भी उसी टाइम उसके साथ आई थी, वो भी मेरे ग्राउंड की लड़की है। तो जब उसका रनिंग और उसका जो फिटनेस देखा, तो मैंने देखा कि ये एक अच्छा प्लेयर बन सकती है। उसकी जो है गरीब कुटुंब से आते हैं, ये कुछ मायने नहीं रखता, ये मुझे मालूम था कि आने वाले समय में जो प्लेयर उभर के आएगी, तो उसको मैं कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करके उसको मैं खड़ा कर सकता हूँ। और वही नौबत आ गई कि जब वो पुणे में ऑल इंडिया टूर्नामेंट था और उसने बोला कि सर मैं अब खो खो नहीं खेलना चाहती हूँ, क्योंकि उसका एक नेगेटिव अप्रोच हो चुका था कि इस खो खो से मेरा करियर बन सकता है या नहीं बन सकता। इससे मैं मेरा फैमिली का जो है वो मैं चला पाऊंगी क्या नहीं चला पाऊंगी, क्योंकि सारिका की मदर और ग्रैंड मदर दोनों भी हैं, बर्तन मांजने का, बाकी घरों में जाके काम करने का काम कर, उसके पिताजी भी कुछ काम नहीं करते। तो उसको एक प्रेशर मेंटली प्रेशर आ चुका था कि नहीं, मैं भी घर का पैसा जमा करने के लिए मैं कोई ना कोई पार्ट होना चाहिए, कोई ना कोई हिस्सेदारी मेरे भी होनी चाहिए। तो उसका प्रयास था कि मैं कोई ना कोई पैसा मेरे कष्ट करने से मिलेगा, तो एक मेरी फैमिली अच्छा रेगुलर जो है महीने का खर्चा खड़ा कर पाएगी। मगर उस टाइम मैंने उसको समझाया, उसकी दादी भी मेरे पास आई थी, उसको मैंने भरोसा दिलाया कि नहीं, तेरा करियर खो खो से हो सकता है, बाकी जिम्मेवारी मेरी। उसी टाइम साउथ एशियन गेम खेल के वो गुवाहाटी से उसनाद आई थी। तो पैसा तो कुछ नहीं था, सब अखबार में, न्यूज पेपर में और बाकी प्रिंट मीडिया में, बाकी सब जगह पे खबर चली कि सारिका की ये परिस्थिति है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है। तो वहाँ के जो लोकल जो एमएलए थे, जो बीजेपी से है, बिलोंग्स करते हैं, आमदार राणा जगदीश सिंह पाटिल साहब, उनसे भी मैंने बात की। तो उन्होंने उस टाइम 2 साल तक पर मंथ 10,000 रुपए उन्होंने दिया। फिर बाद में उसका एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ भी कॉन्टेक्ट हुआ। ये बड़ी उपलब्धि हुई कि उसके कठिन समय में एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से उसको मिला, और उसके बदौलत उसको बहुत एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त हुई, और उसका
उसके लगा नहीं इस खो खो से पैसा मिल सकता है, करियर हो सकता है। ये जो उसको समझ कहाँ से आई, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ये उपलब्धि हुई। मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी का बार बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि प्लेयर्स को पैसा मिल सकता है। ये किसने दिखाया, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दिखाया, इंडियन रेलवे ने दिखाया, तो एक बड़ी उपलब्धि थी। तो सारिका को उसके बाद वो लगातार प्रैक्टिस करती रही हर रोज। मुझे नहीं लगता कि वो 5वीं कक्षा से आज तक एक भी दिन उसके प्रैक्टिस में वो खंडित नहीं की उसने। हर रोज वो 5 से 6 घंटा वो हर रोज प्रैक्टिस करते है और उसकी कड़ी मेहनत का फल है कि एक अर्जुन अवार्डी बन के वो बनी। पूरे भारतवर्ष में 22 साल के बाद अर्जुन अवार्ड मिला और महाराष्ट्र के लिए वो 35 साल के बाद ये अर्जुन अवार्ड मिला। ये बड़ी उपलब्धि है और ये जो उपलब्धि प्राप्त हुई है इसके लिए तो मैं हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑनरेबल किरण रिजिजू सर, हमारे प्रेसिडेंट डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे सुधांशु मित्तल जी और MS त्यागी जी, इनको मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा योगदान इस खो खो के लिए दिया। बिल्कुल। तो चलिए सर, अब मणि सर आपके पास आते हैं, क्योंकि जैसे गुरुजी जादव जी हैं वैसे ही गुरुजी आप हैं कि आपने भी इस टैलेंट को पहचाना और आपने सेलेक्ट किया। आपके मन में या आप किस तरीके से आकलन करते हैं सर, जो एक हीरे को आप चुन लेते हैं जैसे सारिका? ये तो किस्मत की बात है। मैं तो ये लगा लो, हमने जब सिलेक्शन करी AI में, जो सिलेक्शन करी, हमने खाली वो परफॉर्मेंस देखी थी प्लेयर्स की कि किन किन प्लेयरों ने क्या खेला। उस टाइम को ऐसे वो साउथ एशियन गेम्स हुआ था, उसमें जितने भी बच्चियां खेली और जिन्होंने अप्लाई किया उन सबको दिया हमने कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही करके हमने असेसमेंट अपने आप ही किया। नहीं हमने कभी खो खो खेला है। हमारे इंटेंशन, हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी में इंटेंशन था कि जिन बच्चों को देना है जो काबिल भी हैं, तो वो एक भगवान की दुआ से अच्छा हो गया काम। और वी गॉट, आई मीन, ये जो सुप्रिया गधावे के बारे में बात कर रहे हैं, शायद ये भी AI में कॉन्ट्रैक्ट में थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यस। तो मतलब एक ऊपर वाले की ब्लेसिंग है कि हमारे इरादे बिल्कुल नेक थे कि भाई हम अगर ये स्कीम कर रहे हैं तो हम करें और जेन्युइन बच्चों को जाए। और वो गया, और वो जाने के बाद क्या हुआ, तो बच्चों ने भी हमें डिसअपॉइंट नहीं किया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। पहले ही 2 साल में हम फाइनल में हारे, नो डाउट हारे, कोई बात नहीं, क्लोज मैचेस हारे होंगे, बट फाइनल तक पहुंचे। एक नेशनल के फाइनल में जाना फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी बात है, और लास्ट ईयर दे वन। मैं 1-2 सवाल पूछना चाहता हूं। पहले मैं क्या नाम है, पहले सारिका के पास आता हूं। सारिका, आप आजकल कहाँ नौकरी करते हैं? मैं अभी तुलजापुर में स्पोर्ट्स ऑफिसर हूँ सर। सर सारिका को महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से डायरेक्ट नियुक्त किया गया है क्लास 2 गैजेटेड ऑफिसर, स्पोर्ट्स ऑफिसर एज अ होल के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस। कब हुआ ये? कब हुआ? पिछले 2 साल से अभी वो कार्यरत है। मैं अब ये पूछना चाहता हूँ ना, थैंक यू वेरी मच। ये दोनों से मैं कॉमन क्वेश्चन, सो एनीवन कैन आंसर। जो मेरे को थोड़ा पता है, व्हाट लिटिल आई नो, खो का जो एम्प्लॉयमेंट, जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात है, मेल आर एम्प्लॉयड बाय इंडियन रेलवेज और पुलिस, if I'm not mistaken। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कितनों ने किया मेरे को नहीं पता, आई एम नॉट टू श्योर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हैव डन। जहां तक वुमेन का खो खो है, मेरे ख्याल से पुलिस थोड़ा कर रहा है। आई थिंक पुलिस हैज डन। रेलवे से भी वुमेन खो खो प्लेयर्स नहीं ले रहे हैं ना, मेरे ख्याल से। एंड आई थिंक एयरपोर्ट अथॉरिटी वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो वुमेन खो खो को थोड़ा, मतलब मेरे ख्याल से स्कॉलरशिप या कॉन्ट्रैक्ट क्या, एम आई करेक्ट? यस। उसके साथ महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड, उनका भी टीम हमने तैयार किया था। उस टाइम जो महाराष्ट्र खो खो एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे ऑनरेबल अजित पवार साहब, तो उस टाइम के वो ऊर्जा मंत्री थे, उन्होंने वहां पे खो खो का महाराष्ट्र में टीम तैयार किया। मगर एयरपोर्ट अथॉरिटी का एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आपने महाराष्ट्र के सबसे बेहतरीन प्लेयर आज तक लिए, और जितने प्लेयर लिए ना वो एकदम पुअर फैमिली से आते हैं। जितने भी प्लेयर्स है वहां पे, ऐश्वर्या सावंत हो, प्रियंका भोपी हो, पौर्णिमा सपकाल हो, शीतल भोर हो, जो भी बेहतरीन प्लेयर है वो बहुत ही पुअर फैमिली से। अनफॉर्चुनेटली एयरपोर्ट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि हमारा टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज एट दैट जनरली रिक्रूटमेंट टेक्निकल लेवल में, इसीलिए नहीं कर पाए। बट हमारा मेन इनिशिएटिव यही था कि स्कॉलरशिप और कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों को ट्राई टू गिव देम सम बेनिफिट। जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे, उनको थोड़ा, मेरे को बड़ी खुशी हुई टू लर्न दैट एयरपोर्ट अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद सरिका का मोटिवेशन ज्यादा हुआ। इट इज अ वेरी गुड थिंग, सो दैट टू दैट एक्सटेंट वी आर वेरी हैप्पी। अब महाराष्ट्र में
टैलेंट है. आई थिंक लॉट ऑफ खो तो महाराष्ट्र, जैसे लोग कहते हैं ना एथलेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल गेम्स, मेरे ख्याल से खो इज ऑल्सो द मदर इफ नॉट द फादर ऑफ ऑल गेम्स. क्योंकि मैंने जितने स्पोर्ट्समैन से मैंने सुना है, पर्टिकुलरली फ्रॉम महाराष्ट्र, एक मंजूषा कन्वर है जो बैडमिंटन नेशनल चैंपियन, आई थिंक शी वाज अ चैंपियन 4 टाइम्स 6 टाइम रनर. वो कहती है मैं बचपन में खो खेलती थी. तो आई बिलीव दैट खो खेलने के बाद बंदा कोई भी स्पोर्ट खेल सकता है, विच इज अ वेरी, आई थिंक वो रिफ्लेक्सेस फास्ट हो गया एंड ऑल दैट. मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक और क्वेश्चन है. नाउ दैट एक अर्जुना अवार्ड आ गया, खो मेरे ख्याल से जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ 2026 में शायद there is a chance Asian Games में आ सकता है. Asian Games, yes. So that will be wonderful. That means इंडिया को एक मेडल पक्का और आ सकता है, जैसे कबड्डी में आता है. And that's a very good news. और क्या डेवलपमेंट हम कर रहे हैं खो में in terms of equipment? मतलब मेरे ख्याल से तो पहले तो जमीन में होता था ना, अब शायद मैट में होता है. मैट में अब सरिता कैन टेल मी बेटर कि तुमने अपने करियर में क्या डिफरेंस देखा है मटेरियल का इंप्रूवमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर का इंप्रूवमेंट क्या, जब तुमने खो पहले स्टार्ट किया और अभी आज खेल रहे हो, क्या क्या डिफरेंस आया है गेम में? इससे पहले मैं खेलती तब मैं मिट्टी पे खेलती थी. जब खेलते खेलते जब खो मैट पे आने लगा तो उससे अलग प्रकार की प्रैक्टिस लेवल लगती थी कि मैट पर कैसे खेलना चाहिए. वो उससे हमें प्रैक्टिस, हमने गुवाहाटी आसाम में हमने मैट पे प्रैक्टिस की थी. अलग अलग प्रकार के मैट होती है. जो देखा जाए तो 12th साउथ एशियन जो हमारे हुआ था गुवाहाटी आसाम में, वहाँ की मैट जो थी वो अलग प्रकार की थी, और जो नेशनल में वो मैट होती वो अलग प्रकार की थी. तो उससे प्लेयर्स को जो मिलता है कि वो मैट में मिट्टी में से जो प्रिंट वगैरह जो ग्रिप मिलती है वो जो मैट पे मिलती है वो अलग प्रकार का ग्लैमर आ चुका है. सर यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि पहले तो एक सारिका में महाराष्ट्र के प्लेयर तो रेगुलर मिट्टी में प्रैक्टिस करते हैं. उसके बाद जब आप पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल या ईस्ट में कहीं जाओगे तो ग्रास पे खेलना पड़ेगा, हरियाणा में जाओगे तो ग्रास में खेलना पड़ा है. तो उसके बाद जो कबड्डी और ताइक्वांडो का जो मैट है उससे रिलेटेड जो खो का मैट फर्स्ट टाइम बनाया गया. तो महाराष्ट्र में तो हर डिस्ट्रिक्ट को, फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2012 के बाद सभी डिस्ट्रिक्ट को दे दिया खो का मैट गवर्नमेंट की ओर से. 30 mm और 40 mm जाड़ी का जो है ताइक्वांडो और कबड्डी का रिलेटेड मैट बनवाया. पर उससे थोड़ा इंजुरी प्लेयर्स का होने लगा, जो एंकल का इंजुरी हो, नी का इंजुरी हो, स्पीड चेकिंग का हो, डाइज मारने के बाद का जो प्रॉब्लम आता था, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगे. तो उसके बाद थोड़ा सा बहस होने लगा कि मैट पे खो होना चाहिए या रेगुलर मिट्टी पे होना चाहिए. तो कई जो वहाँ पे कई रिसर्च करने वाले लोग बोले कि नहीं मिट्टी का गेम है, मिट्टी में रहना चाहिए. कई लोग बोलने लगे नहीं इंटरनेशनल स्तर पे जा रहा है तो ये मैट पे होना चाहिए. तो ऐसा लोगों का कहना अलग अलग ढंग का था. और 12th साउथ एशियन गेम जो गुवाहाटी में बना तो वहाँ पे एकदम छोटा सा पतला सा मैट बनवाया गया. तो जो 30 mm 40 mm का जो मैट था उससे वो अच्छा उसका रिजल्ट हमें मिला. उसके बाद अभी लगातार खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से उसको प्रयास होने लगा है कि खो का मैट कैसा होना चाहिए. सिर्फ मैट ही नहीं सर, उसके साथ प्लेयर्स का शूज भी किस तरीके से होना चाहिए. पहले तो हमारे प्लेयर ताइक्वांडो वाले और अपना कबड्डी वाले जूते इस्तेमाल करते थे. अभी थोड़ा सा रिसर्च करके प्लेयर्स भी अपना सुझाव देने लगे फेडरेशन को, और फेडरेशन भी लगातार इस प्रयास में जुटी है कि एक रेगुलर और अच्छा मैट जो प्लेयर्स को कहीं भी उसके इंजुरी होनी नहीं चाहिए, उस तरीके से शूज और मैट बनाने का प्रयास आज मित्तल जी और त्यागी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में करने का प्रयास चालू है. और आने वाले समय में मुझे लगता है कि 100% प्रॉपर खो का मैट उपलब्ध होगा. आज के दिनों में तो खो का प्रॉपर मैट अवेलेबल नहीं है. जो भी हम मटेरियल तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रिसर्च करके प्रैक्टिस करके फिर आने वाले समय में एक अच्छा मैच हम आगे ला पाएंगे. बिल्कुल सर, वो डिफरेंस हमने देखा था. इनफैक्ट सूरत में पहली बार वहीं पे ही ऑन द ग्राउंड जो थे वो शूज जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे थे. और जेन्युइनली क्वालिटी अच्छी थी उनकी. और अगर अच्छे शूज और जैसे मैट्स की आप बात कर रहे हैं, अगर वो बहुत जल्दी हो जाता है तो इंजरीज पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा. सारिका, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस चीज को लेके, जो अभी मैंने इंजरीज की बात की थी, मिट्टी पे खेलने में और मैट पे खेलने में आपको क्या लगता है कितना फर्क आ जाता है इंजरीज को लेकर अगर हम बात करें?
मिट्टी में तो इतनी ज्यादा इंजरी नहीं हो सकती। मैट पे जब खेलते थे थोड़ा फार एंकल प्रॉब्लम रहता था, और उससे ज्यादा जब मैं खेलती थी उस टाइम एंकल और जो ग्रिप रहती थी वो अलग अलग मैट पे अलग अलग प्रकार की ग्रिप आती थी। जो मैट पे आती जो आप मिट्टी में खेलते हैं उस टाइम एक लेवल में हम दौड़ते थे, और मैट पे जो था वो अलग प्रकार की मैट थी, इसलिए हम जो स्प्रिंट मारते थे उसी टाइम जो हम स्प्रिंट मारते समय जो मिट्टी में जो स्प्रिंट मारते थे वो मैट पे थोड़ा फार अलग दिखने लगा। जब प्रैक्टिस लेवल पे हमने मैट पे प्रैक्टिस की तो प्रैक्टिस होने के बाद धीरे धीरे हमें समझने लगा कि मैट के ऊपर कैसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब मिट्टी में खेलते तो अलग प्रकार की प्रैक्टिस करते थे कि मिट्टी में इतने ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब मैंने मैट पर खेला तो उसमें जब फर्स्ट टाइम मैं मैट पे खेली थी तो मुझे थोड़ा फार प्रैक्टिस करनी पड़ी कि मुझे भी लग रहा था कि मैट पे क्या क्या इंजरी हो सकती है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम खेली थी तो खेलते समय थोड़ा फार एंकल प्रॉब्लम आता था, उससे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया था। चलिए अब मगर सुधीर जी यहाँ पे सुधीर जी यहाँ पे मिट्टी और मैट का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पे सबसे बड़ी तफावत जो हमें देखने को मिलती है वो पहले स्पीड के बाद स्टेमिना और ताकत, इसका बहुत बड़ा फर्क टीम के ऊपर होता है। और प्लेयर्स को मिट्टी में जैसा रेगुलर प्रैक्टिस करता है वैसा भी उसका रेगुलर प्रैक्टिस कई दिन के लिए तो मैट पे होना चाहिए तो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। ब्रिलियंट, नहीं इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं। चलिए अब खेल की बातें बहुत सी होगी, थोड़ा सा जरा मूवमेंट को लाइट कर लेते हैं। सारिका, महाराष्ट्र में हो ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब वहां पे जो फिल्म इंडस्ट्री है उससे आप मुतासर नहीं हुए, मतलब इन्फ्लुएंस नहीं हुए? कौन आपका बहुत वहां पे ऐसा लगता है कि हाँ यार ये बहुत अच्छा एक्टर है, ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, ये फिल्म बहुत अच्छी है? सबसे ज्यादा तो मुझे सबसे ज्यादा फिल्म तो अभी जो कंगना रनौत की जो आई है पंगा वो अच्छी है। अच्छा। चक दी इंडिया अच्छी है। वो मैं मोटिवेशनल जो मूवी होती है वो मैं अच्छे देखती हूँ। ओके, लगान पसंद है? हाँ, वो भी बहुत पसंद है, क्रिकेट के बारे में। खास तौर से मतलब स्पोर्ट्स की कोई भी अगर फिल्म हो तो वो आपको पसंद हाँ, है? वो मैं छोड़ती नहीं, वो अभी मैं देखती हूँ 100%। एक चीज और है वैसे, हमारे जितने भी एथलीट्स होते हैं या खिलाड़ी होते हैं, हमें म्यूजिक बहुत पसंद है। जादव जी गलत तो नहीं कह रहा? नहीं म्यूजिक एकदम सही है। तो आपकी पसंदीदा म्यूजिक के बारे में कुछ बताओ, कौन अच्छा लगता है, कौन बढ़िया, सबसे बढ़िया सिंगर लगता है, किसके गाने गुनगुनाते हो? सिंगर देखा जाए तो जो अलका याग्निक है उसका सिंगर अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई उसका बढ़िया सा गाना सुनाओ भाई, पता तो चले कि हम खिलाड़ी जो है मल्टी टैलेंटेड होते हैं। मैं इतना अच्छा नहीं गा सकती। खिलाड़ी तो दिल से गाता है। सुनो ना, जब मैं प्लेन में जा रही थी, सर भी मेरे साथ थे, हम मुझे लगता है साउथ एशियन खेल के आई थी, उसी टाइम प्लेन में अलका याग्निक जी थी हमारे साथ। तो बहुत उस टाइम हमने उनसे बातचीत की, फोटो वगैरह निकाले, वो बहुत बड़े वो दिन मेरे लिए बहुत बड़ा था कि सिंगर एक उस प्लेन में था और उसी प्लेन में मैं थी। देखिए फिर बात तो अधूरी फिर भी रह गई ना, अगर वो आपको इतनी पसंद थी, आप प्लेन में एक साथ थी, उनका कोई ऐसा गाना जो आपको दिल के बहुत करीब हो, कुछ हल्का फुल्का गुना दीजिए। देखिए गुरु बैठे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, गुरुओं से शर्माया नहीं जाता। नहीं, शर्मा नहीं रही हो, पर तो गाइए कैसे थोड़े से कुछ शब्द गुनगुनाइए। एक मिनट गुनगुनाती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंतजार कर रहे हैं। वो प्रैक्टिस करने लगे म्यूट। हाँ वही म्यूट करके प्रैक्टिस हो रही थी। एक मिनट सर, मैं म्यूट करके गाती हूँ। फिर हमें कैसे सुनाई देगा? बाद में वो मैं अनम्यूट करती हूँ। वैसे ये खूबी होती है मेरे ख्याल से, ज्यादा जहाँ तक मेरा अंदाजा, गुनगुनाना तो एक खिलाड़ी की मतलब फेवरेट जो है पास टाइम रहता है हमेशा। और उसका जो प्रेशर है ना गेम का, मैच का, वो प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। नहीं बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्त। हमारे म्यूजिक जो है इतना तगड़ा स्ट्रेस बस्टर है, मतलब कभी भी आपको अगर रिलैक्स होना है, सर मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, म्यूजिक तो रुला भी सकता है और नचा भी सकता है। मणि सर अभी हाल ही में उन्होंने गाना भी रिकॉर्ड किया है। हाँ, मैं कह रहा था, ये एक वेस्ट इंडीज क्रिकेटर था लॉरेंस रो, जिसका कैरियर जल्दी खत्म हो गया बिकॉज ऑफ आई प्रॉब्लम। तो वो बैटिंग करते वक्त विजिल करता था, सो इट्स अ फॉर्म ऑफ म्यूजिक ओनली ना। तो मतलब इवन प्लेइंग, बैटिंग करते वक्त विजिल कर रहा था, उसका मतलब स्ट्रेस को रिलीव कर रहा है ना। हाँ, महाराष्ट्र के हो तो लता मंगेशकर के फैन भी होंगे। चलो अब सरिका को सुनते हैं। हाँ, मैं लता मंगेशकर जी का एक सॉन्ग बताना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ। हाँ। ए मेरे वतन के लोगो, जरा आँख में भर लो पानी,
बस सर। गुड गुड, वेरी गुड। इतना ही बहुत है, बहुत बढ़िया। सारिका, मैंने अभी उनको बताया कि जब अवार्ड फंक्शन था और 29 को हाँ, 20 सर, हम टहलने गए तो मैंने लता दीदी का घर दिखाया था वहां जाके। यस यस यस। चलिए, तो अब बहुत ज्यादा समय तो बचा नहीं है हमारे पास, तो अब सर रैप करने से पहले आपके सारिका से हम कुछ और जानकारी हासिल कर लेते हैं। सारिका, आगे का जो फ्यूचर है भविष्य में क्या कुछ प्लान है और क्या कुछ कंट्रीब्यूशन आप वापस खो खो को भी देना चाहोगे? हाँ, अभी मुझे एक बात बताना चाहती हूँ। जब मैं दिल्ली गई थी, वहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन पूछा था मीडिया की वजह से कि आप 15 लाख रुपए आपको जो मिल रहे हैं अमाउंट, तो उससे आप क्या करेंगे? तो मेरे मन में बहुत सारी क्वेश्चन चल रही थी कि अब मैं आंसर क्या दूं। जो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मुझे डाइट मेरे टाइम नहीं मिलता था, जो मेरे ग्राउंड पे जो लड़कियां प्रैक्टिस करने आती है, मैं उस मेरे पैसे में से उनको डाइट मिलने के लिए मैं उनको पैसे देना चाहती हूँ। ये सब मैं आपको बताना चाहती हूँ। और देखा जाए तो अभी मैं खो खो के लिए मेरे जो गुरु है डॉक्टर चंद्रजीत जादव सर, इनका मैं मोटिवेशन लेके प्लेयर को अच्छा गाइडेंस देने के लिए, अच्छे प्रकार का कोच बनने के लिए मैं प्रयास करूंगी आगे जाके। बहुत बढ़िया सारिका, बिल्कुल हमारी तहे दिल से आपके लिए दुआ रहेगी कि आप भविष्य को लेके जो भी सोच रही हैं उसमें आप ऐसे ही सफलता प्राप्त करें। सुधीर जी, सारिका की एक बड़ी उपलब्धि है, जैसे उसको नौकरी लगी पिछले 2 साल से एज ए गवर्नमेंट में क्लास 2 ऑफिसर बोल के काम करते हैं। उसका जो पेमेंट आता है, पेमेंट में से 10% रकम जो है जो गरीब प्लेयर है उनके डाइट के लिए वो खर्चा करते हैं। एक बड़ी उपलब्धि है और उसको लगता है कि नहीं, मैं इस खो खो के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है, मैं इसका कुछ ना कुछ देना लगती हूँ कि मैं इस खो खो को मेरी ओर से मैं जितना दे सकूं उतना देने का उसका प्रयास है। जब तक एक्स प्लेयर इस खो खो को बढ़ावा नहीं देंगे, कुछ ना कुछ देने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक खो खो आगे नहीं जाएगा। तो जो एक्स प्लेयर है तो उनको मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, आप खो खो को कुछ ना कुछ देने का प्रयास करो, एज अ कोचिंग, एज अ कोई सपोर्टर, कुछ भी भूमिका में है वो सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर चंद्रजीत यादव जी, आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। जिस खेल ने आपको इतना दिया उसका इतना हक तो बनता है कि पलटकर आप उसको कुछ वापस योगदान दें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सारिका, आपका भी बहुत धन्यवाद। सर, हम इस कार्यक्रम को समापन की तरफ ले चले हैं, तो आखिर में अगर आप 2 शब्द कहना चाहें तो सर। बहुत बढ़िया लगा हमारा जो ये पहला एपिसोड हुआ, बड़ा इनफॉर्मल एपिसोड एंड आई थिंक वेरी सक्सेसफुल वन। थैंकफुल टू सारिका एंड टू डॉक्टर जादव साहब, आपकी बहुत बहुत बधाई हो कि आप खो खो के लिए इतना कर रहे हो फॉर अ रूरल स्पोर्ट एंड टुडे सारिका हैज डन यू प्राउड। बाकी प्लेयर्स भी अर्जुन अवार्ड मिलेगा एंड आई एम होपफुल इन द फ्यूचर दैट खो खो विल कम अप टू सम लेवल। हम एशियन गेम्स 2026 में उम्मीद करते हैं कि खो खो आए और बहुत से सारे कंट्रीज और खो खो खेले। एंड थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ पेलिकन्स क्रिकेट क्लब, हमारा ये फर्स्ट प्रोग्राम स्पोर्टिंग वॉरियर्स में आप अपीयर होने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। हमारी पहली स्पोर्टिंग वॉरियर सारिका, थैंक यू वेरी मच। एंड यादव साहब, वंस अगेन थैंक यू मनी सर। तो आज के लिए फिलहाल how to tackle the situation. Well, this is a quite close point. Yes, it is. A beautiful dive and number 5 is out.